खुद को ब्लेम करता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो उसको ठीक से सर्व नहीं कर पाया। और इस वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड और सरप्राइज था कि रोजन ट्रेनिंग एनेक्स जाना चाहता है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब रोजन हैम्पटन से ट्रेनिंग एनेक्स के बारे में पूछ रहा था, जबकि उसके डिवाइन आई दिखाता है कि हैम्पटन एक पॉइजन यूजर है और अपने बगल में ऐसे लोगों के होने की वजह से वो इसे पूरी तरह से शिट शो कहता है। वो कांप उठता है, सोचता है कि हैम्पटन ने पॉइजन सीखना कब शुरू किया और अपनी जान के लिए डरता है कि शायद वो उस पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा होगा। अपेरेंटली मैजिक क्लान के हर सक्सेशन कैंडिडेट को एक वेल ट्रेन्ड एड दिया जाता है। उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है और ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो अपने कैंडिडेट की मदद कर सकें। और वो अपना पूरा जीवन और लॉयल्टी उन्हें समर्पित कर देते हैं। और सातवें बेटे का शैडो हैम्पटन था, जो रोजन को हैरान करता है कि कचरा होने के बावजूद भी उसे एक शैडो मिला। लेकिन आखिर में हैम्पटन सिर्फ मेडन क्लैन का एक वेल ट्रेन्ड सर्वेंट था। फिर हम रोजन को ट्रेनिंग एनेक्स पहुंचते हुए देखते हैं और हैम्पटन काफी खुश होता है, सोचता है कि रोजन यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है। लेकिन वो फिर भी सोचता है कि रोजन में अचानक ही बदलाव क्यों आया। हालांकि उसे डर नहीं था कि रोजन कोई गड़बड़ करेगा या कुछ और। वो अपने एहसास बयान करता है कि उसे दुख होता है जब रोजन के काम उसे दूसरों के नज़र में गिरा देते हैं। इसलिए फिलहाल वो अपने यंग मास्टर पर भरोसा करने का फैसला करता है। वापस रोजन पर आते हैं, जो एक फैंटेसी सेटिंग में एक मॉडर्न बिल्डिंग देखकर एहसास करता है कि वो सेटिंग्स में काफ़ी आलसी था। लेकिन कम से कम उसकी वजह से ये सुविधाजनक और जाना पहचाना था। फिर हम एक आदमी को ब्लैक रोब पहने हुए बाहर आते देखते हैं, जो रोजन का स्वागत करता है। वो अपना परिचय नोआ के रूप में देता है, जो ली फेनिक्स का एडमिनिस्ट्रेटर है। रोजन उसे पोलाइटली ग्रीट बैक करता है और वो रोजन को झुककर सलाम करता है। इसे एक शरफ कहता है। लेकिन असल में वो रोजन से काफ़ी नाराज था, क्योंकि बीते समय में रोजन ने उसे ठीक से झुककर सलाम न करने पर थप्पड़ मारा था और फिर भी उसे याद नहीं था। रोजन नोट करता है कि डिवाइन आई उस पर काम नहीं कर रहा है, तो वो मान लेता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेटर से ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। रोजन सोचता है कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करेगा और गधा नहीं बनेगा। वो नोआ से पूछता है कि क्या कोई मॉन्स्टर्स हैं जिनसे वो लड़ सकता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग करना चाहता है। ये सुनकर नोआ हैरान रह जाता है और रोजन अपनी उम्र के लिए सूटेबल लड़ने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस मांगता है। नोआ उसकी उम्र पूछता है और रोजन जवाब देता है कि वो 9 साल का है। लेकिन नोआ ये बात अच्छे से जानता था, क्योंकि जिस दिन उसने उसे अपमानित किया था, उस दिन से वो एग्जैक्ट समय को सेकंड्स तक गिनता आया था। तो वो सोचता है कि वो उसके साथ कैसे गड़बड़ कर सकता है, लेकिन एक लीगल तरीके से, कुछ ऐसा जिसके लिए कोई उसे ब्लेम न कर सके। अचानक उसे एक आइडिया आता है और रोजन को बताता है कि छठे मास्टर ने 9 साल की उम्र में सफलतापूर्वक एक मशरूम मॉन्स्टर का शिकार किया था। रोजन को भी याद आता है कि उसने इसकी सेटिंग्स की थी। इस तरह वो उससे लड़ने के लिए सहमत हो जाता है और नोआ तुरंत उसकी तैयारी करने चला जाता है। नोआ एक्साइटेड होकर उसे बताता है कि वो जाकर फील्ड को मशरूम फॉरेस्ट में सेट कर देगा, जिसमें उसे लगभग 3 मिनट लगेंगे। और उसके व्यवहार को देखकर रोजन हैरान होता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। रोजन जानता है कि मशरूम मॉन्स्टर का शिकार करना उतना मुश्किल नहीं है, जिसके कारण यह हैरानी की बात नहीं थी कि छठे यंग मास्टर ने 9 साल की उम्र में उसका शिकार कर लिया था। तो 3 मिनट के लिए वो फोकस करने का फैसला करता है और हम उसके दिल में पहली रिंग देखते हैं। फिर वो अपनी टैलेंट को याद करना शुरू करता है और एक ऐसी अवस्था में होता है जहां वो खुद जागृत था, मैजिक क्लान का खून था। जैसे ही तैयारियां पूरी होती हैं, नोआ रोजन को अपने पीछे आने को कहता है। अब जादुई रूप से प्रकट हुए मशरूम फॉरेस्ट में रोजन का सामना एक शैडोई आकृति से होता है, जो मशरूम मॉन्स्टर था। हम मशरूम मॉन्स्टर को चिल्लाते हुए देखते हैं और नोआ रोजन को बताता है कि उनकी कमजोरी उनकी बॉडी होती है, और क्योंकि ये एक फंगस टाइप मॉन्स्टर है, ये आग का प्रति कमजोर है। हालांकि रोजन ने मशरूम मॉन्स्टर नहीं देखा था, वो मान लेता है कि ये वही है और जब वो हिलना शुरू करता है तो उसे घिनौना कहता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो उसका शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मुट्ठी पर माना चार्ज करता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, एक मैसेज दिखाई देता है। उसे सूचित करता है कि शरीर की इच्छा सत्यापित हो गई है और शरीर पर अंकित कॉम्बैट मैजिक जागृत हो गया है। अचानक माना सर्कल फैलने लगता है और रोजिन की आंखों से तेज रोशनी दिखाई देने लगती है। नुआ भी उसे देख रहा होता है, सोचता है कि वो डर्टी रीजन का एक फेमस मजिशियन हुआ करता था, मेड इन फैमिली में शामिल होने से पहले। अपने दिखावे के बावजूद उसे घर पर जीनियस बुलाया जाता था। फिर भी उसे मेडन ने थप्पड़ मारा था। उसे अपमानित किया गया था क्योंकि उसने ठीक 90 डिग्रीज तक झुककर सलाम नहीं किया, बल्कि खास तौर पे सिर्फ 82 डिग्रीज तक ही झुका था। वो एक्साइटेड होकर दावा करता है कि आज वो रोजन को अपमानित करने वाला है, क्योंकि उसने मशरूम मॉन्स्टर्स को हाईएस्ट लेवल तक अपग्रेड कर दिया है।
फिर मॉन्स्टर हमला करने के लिए कूदता है, जबकि नोआ दावा करता है कि जो मैजिक कॉम्बैट एबिलिटी रोजन के पास है वो मैजिक क्लैन के भीतर हल्की है और उसके नॉन एलिमेंटल कॉम्बैट से वो मशरूम मॉन्स्टर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रोजन भी मशरूम पर हमला करने के लिए बढ़ता है, जबकि नोआ दावा करता है कि उस पर उसका हमला पूरा हो गया है। लेकिन अचानक कुछ हैरान तंगेज होता है। हम रोजन को अपना हमला चार्ज करते हुए देखते हैं और सिर्फ एक ही वार में उसे आसानी से हराते हुए देखते हैं। ये देखकर नोआ पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर हार जाता है, रोजन दावा करता है कि ये कुछ नहीं था, और ठीक तभी एक मैसेज दिखाई देता है, उसे सूचित करता है कि बिगिनर लेवल का कॉम्बैट मैजिक उस पर पूरी तरह से अंकित हो गया है। और इस वजह से रोजन अपने दिल में खून को उबलते हुए महसूस करता है। उसे अपने माना सर्कल पर वेट यूटिलाइजेशन भी मिलता है, जैसा कि हम उसे माना से चमकते हुए देखते हैं, जबकि वो हैरान होता है कि ये पावर क्या है। नोआ रोजन की पावर देखकर शॉक रह जाता है। उसे हैरानी होती है कि क्या वो सच में प्योरली मैजिक कॉम्बैट का उपयोग कर रहा है, क्योंकि मैजिक कॉम्बैट एक ऐसी मैजिक है जिसमें डिस्ट्रक्टिव पावर शामिल होती है। मशरूम मॉन्स्टर्स उस डिस्ट्रक्टिव पावर के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। फिर भी रोजन ने उसे आसानी से पार कर लिया, जो नामुमकिन होना चाहिए था। नोआ रोजन से कांटेक्ट करता है, उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि मशरूम मॉन्स्टर्स उसकी ट्रेनिंग डमीज के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिस पर रोजन सहमत हो जाता है। ये सब देखकर नोआ घबरा जाता है, सोचता है कि पिछले साल में आखिर क्या हुआ जो उसने मिस कर दिया। नोआ रोजन को बताता है कि वो डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ाने की सोच रहा है। रोजन पूछता है कितनी ज्यादा। अगर ये ज्यादा हो गया तो परेशानी होगी, क्योंकि उसके पास लगभग ही माना बाकी है। और नोआ जवाब देता है कि ये रेड मशरूम मॉन्स्टर होगा। वो मशरूम मॉन्स्टर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन बहुत तेज और मजबूत होते हैं, और अगर उन्हें तेजी से नहीं मारा गया तो वो गुनगुन भी करते हैं। नोआ को एहसास होता है कि उसे अपने पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखना होगा और रिपोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। इस तरह वो रोजन को बताता है कि अगर ज्यादा खतरनाक हो गया तो ट्रेनिंग खत्म कर देगा। हालांकि रोजन को रेड मशरूम मॉन्स्टर जैसा कुछ सेट करने की याद नहीं थी, लेकिन वो मान लेता है कि ये शायद ओरिजिनल सेटिंग से निकला हुआ मॉन्स्टर होगा और उसका शिकार करने के लिए सहमत हो जाता है। नोआ फिर मॉन्स्टर को स्पॉन करता है और हम उसे रेड हैट वाला चाइनीज लुकिंग मशरूम देखते हैं। उसे देखकर रोजन को पिछले वाले से रंग के अलावा कोई अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर इनक्रेडिबली तेज था, जिसे रोजन मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। फिर मशरूम उसके पीछे एक्सप्लोड हो जाता है और तुरंत ही रोजन को मार देने के दूसरे प्रयास के लिए वापस आता है। लेकिन रोजन एक बार फिर हमले को डॉज कर पाता है। इतना मजबूत और तेज होने के बावजूद रोजन नोट करता है कि वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। मॉन्स्टर फिर से उस पर हमला करता है और इस बार रोजन उसे सीधे ब्लॉक कर पाता है। उसे इस तरह अपने हमले को ब्लॉक करते हुए देखकर नोआ शॉक हो जाता है। मॉन्स्टर से लड़ते हुए रोजन को कुछ एहसास हुआ था। उसका अटैक पैटर्न काफी सिंपल था। इस तरह रोजन मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और बिगिनर कॉम्बैट मैजिक वेट यूटिलाइजेशन यूज करता है, लेकिन एहसास करता है कि उसके पास कोई माना बाकी नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी वो उसे मुट्ठी से दूर धकेल पाता है। नोट करता है कि ऐसा महसूस हुआ था कि वहां पर एक पल के लिए समय धीमा हो गया था, और जिसकी वजह से वो उसे हराने में सफल हुआ था। और अब एक मैसेज दिखाई देता है, कहता है कि ये पहली बार है जब उसने अपने शरीर की सारी माना का उपयोग किया है, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन आई डीएक्टिवेट हो जाएगी। वो फिर से माना जमा होने के बाद क्या होता है ये देखने का फैसला करता है। हैम्पटन, जो नोआ को चाय सर्व कर रहा था, रोजन को लड़ते हुए देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या वो छुपकर ताकत हासिल करता है। नोआ शॉक में हैम्पटन से पूछता है कि क्या रोजन का 10th बर्थडे पहले ही बीत गया है, और हैम्पटन जवाब देता है कि ये अगले साल होगा। नोआ घबरा जाता है, सोचता है कि रोजन इतना मजबूत कैसे हो सकता है जबकि उसने अभी तक अपना 10th बर्थडे भी पार नहीं किया है। रोजन फील्ड से वापस आता है, जबकि हैम्पटन ये देखकर हैरान हो जाता है कि रोजन के पास माना सर्कल भी है। नोट करता है कि फर्स्ट सर्कल बिना किसी मेहनत के हासिल नहीं किया जा सकता। वो रोजन के छुपकर ट्रेनिंग करने की सोचकर रोना शुरू कर देता है। वो तुरंत रोजन को गले लगा लेता है, जबकि रोजन उसे दूर धकेल देता है। सोचता है कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं समझा है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। अगर वो ज्यादा दिखाई देता है तो उसके लिए परेशानी होगी। वो अचानक गिर जाता है, सोचता है कि उसे पहले कुछ एक्टिंग करनी होगी। नोआ और हैम्पटन दोनों परेशान हो जाते हैं, जबकि नोआ हैम्पटन को दूसरी मंजिल पर हीलिंग मैजिशियन को बुलाने को कहता है। दूसरी मंजिल पर हीलर अपने डेस्क पर सो रहा होता है, लेकिन हैम्पटन पहुंचता है और जोर से चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वो हीलर है। वो हैरान हो जाता है और जाग जाता है। हैम्पटन उसे सूचित करता है कि 7वां यंग मास्टर घायल है। हीलर नोट करता है कि यह सच में एक समस्या है, लेकिन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या वो छठे यंग मास्टर की बात कर रहा है। लेकिन हैम्पटन एक बार फिर कंफर्म करता है कि ये सच में 7वां है।
हीलर सोचता है कि हैम्पटन छठे मास्टर का असिस्टेंट था, लेकिन हैम्पटन उसे ठीक करता है कि वो सातवें यंग मास्टर का असिस्टेंट है। हीलर ये जानकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि सातवां यंग मास्टर सच में यहाँ है, और हैम्पटन से पूछता है कि वो ड्रॉप किक यहाँ क्या कर रहा था। लेकिन जब हैम्पटन खुलासा करता है कि उसने मशरूम मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन एक फेटल ब्लो भी लिया है, तो हीलर शॉक हो जाता है। और पूछता है कैसे, और हैम्पटन जवाब देता है उसकी मैजिक कॉम्बैट से। फिर हम रोजन को अपने बिस्तर पर लेटे हुए और बेहोश होने का नाटक करते हुए देखते हैं। ये देखकर हीलर नोट करता है कि अगर उसकी बॉडी मैजिक कॉम्बैट के साइड इफेक्ट्स की वजह से टूटी है तो हल करना मुश्किल होगा। तो वो सिर्फ नाटक करने का फैसला करता है और फिर उसे एक हाई रैंक मजिशियन के पास भेज देता है। चूंकि मेन बिल्डिंग में बेहतर मजिशियंस हैं, वो आसानी से जिम्मेदारी उन्हें दे सकता है। वो अपनी हीलिंग मैजिक का उपयोग करता है और रोजन पर अपने हाथ रखता है। तुरंत कोई रिस्पॉन्स ना देखकर वो सोचता है कि उसे पता था कि ये काम नहीं करेगा। वो कांपने लगता है, सोचता है कि इसे जल्दी खत्म करके रोजन को मेन बिल्डिंग भेज दे। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि रोजन अपनी आंखें खोलता है और उठ जाता है। हीलर सोचता है कि क्या उसकी मैजिक एबिलिटीज में सुधार हुआ, लेकिन एहसास होता है कि उसने ये ठीक नहीं किया। ये ज्यादा माना जाने वाला था कि रोजन एक्चुअली खुद ही ठीक हो गया। रोजन फिर बोलता है और उन्हें धन्यवाद करता है, लेकिन उन सभी को लगता है कि उन्होंने गलत सुना। रोशन दोबारा धन्यवाद करता है, जिससे वो सभी शॉक हो जाते हैं। अब आगे करते हैं। हम किसी को वर्डन चॉकलेट पकड़े हुए देखते हैं, और वो एरा होती है जिसे वर्डन चॉकलेट्स मिल गई थीं। हालांकि वो काफ़ी थकी हुई लग रही थीं और हाफ रही थीं, लेकिन वो रोजन से सिर्फ 2 लाने के लिए माफ़ी मांगती हैं, बजाय 3 के जो उसने मांगे थे, और वादा करती है कि वो दोबारा और ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन रोजन उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, वो उन्हें वहीं छोड़ सकती है, जो एक बार फिर उसे हैरान कर देता है। इस बीच रोजन चाहता है कि वो जाए और आराम करे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, और वो ये भी चाहता है कि वो उसे परेशान करना बंद कर दे। हालांकि वो उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग से काफ़ी थक गया है, इसलिए उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए। वो इसके आदेश का पालन करती है और उसे आराम करने को कहते हुए चली जाती है। किचन में एरा हैम्पटन से कंफर्म करती है कि क्या ये सच है कि रोजन ने ट्रेनिंग के लिए गया था, और हैम्पटन भी इसकी पुष्टि करता है, लेकिन एरा को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। इस बीच रूम के अंदर रोशन नोट करता है कि भले ही उसे चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन ये अलग लगता है क्योंकि मुंह में जाते ही तुरंत पिघल जाता है, और वो मिठास जल्द ही गर्मी में बदल जाती है, और ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी एक नरम कंबल से ढकी हो। लेकिन अचानक वो सवाल करता है कि क्या ये सिर्फ एक तरह का एहसास नहीं है। इस तरह वो अपनी डिवाइन आई एक्टिवेट करता है और नोट करता है कि चॉकलेट का असर उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। हम देखते हैं कि चॉकलेट असल में उसे माना दे रहा था, और रोशन को आखिरकार एहसास होता है कि यही वजह थी कि इस शरीर ने इतनी ज़्यादा माना इकट्ठी की थी। अब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कैरेक्टर और ज़्यादा विकसित हो गया है, क्योंकि अलग-अलग रैंडम प्रोबेबिलिटीज़ धीरे-धीरे जुड़ रही हैं। हालांकि उसे अभी भी हैरानी होती है कि चॉकलेट खाने से उसे माना मिलेगी, क्योंकि माना को एब्जॉर्ब करने के लिए मजिशियंस को माना की भरपूर मात्रा वाले स्थानों पर जाना पड़ता है, और वो उस माना के एक छोटे से टुकड़े को एब्जॉर्ब करने के लिए परेशान होते हैं। इसके साथ रोशन मान लेता है कि इस बॉडी में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे उसने अपनी सेटिंग्स में नहीं रखा था, जो शायद वजह होगी कि इसे अधूरी विश्वसनीयता के एक फ्रैगमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस फ्री माना के साथ मोटा होने का साइड इफेक्ट भी है। फिर उसे वो एहसास याद आता है जो उसे रेड मशरूम से लड़ते वक्त हुआ था। इस तरह वो स्थिति वो दोबारा इमेजिन करने की कोशिश करता है, और जब वो ऐसा करता है, एक नया एट्रीब्यूट स्लो द फ्लो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अचानक एरा उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, और वो उसे कहता है कि उसे आज और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एरा उसे बताती है कि एक मेहमान आया है। हालांकि रोशन उसे उन्हें चले जाने को कहता है, लेकिन वो मेहमान सीमिंगली अंदर चला आता है। रोशन के अपने बड़े भाई से रूड तरीके से बात करने पर कमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि ये उसका बड़ा भाई कार्लटन मेडन है, जो रोशन से पूछता है कि क्या वो पिटना चाहता है, क्योंकि वो ना तो खड़ा हो रहा है और ना ही कोई तमीज़ दिखाता है। कार्लसन उसे कहता है कि वो किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन रोशन को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। कार्लसन अचानक अपनी छड़ी उठाता है, उससे पूछता है कि क्या वो घुटने टेक कर एक कीड़े की तरह रेंगने वाला नहीं है। लेकिन रोशन की नई एबिलिटी स्लो द फ्लो एक्टिवेट हो जाती है, और उसे एहसास होता है कि ये वही एहसास है जो उसे उस मॉन्स्टर से लड़ते वक्त हुआ था। और उसे एहसास होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, जो ये है कि एक्स्ट्रा जैसे छठे यंग मास्टर से मार नहीं खानी है। वो इसे अपनी ताकत का अनुमान लगाने और अपनी स्किल्स को ऑब्जेक्टिवली देखने का एक मौका भी मानता है। इस तरह वो आसानी से अपने हाथ के पीछे से एक सिंगल मोशन में कार्लस्टन की छड़ी हटा देता है। हैरानी में कार्लस्टन पूछता है कि उसने अभी क्या किया, और रोशन जवाब देता है कि उसने सिर्फ अपना आत्मरक्षा का अधिकार जाहिर किया। कार्लस्टन ये सुनकर काफी नाराज हो जाता है और रोशन से उसे दोबारा कहने को कहता है। रोशन उसके साथ शब्द को लिटरली उसी तरह वापस कहकर उसके साथ खेलता है, जिससे कार्लस्टन और ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि वो आखिर में उस पर चिल्लाता है और उसे कीड़ा बुलाता है, जैसे कार्ल अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है।
और रोशन नोट करता है कि उसके दिल के आसपास भी एक रिंग है। कार्लस्टन एक्टिवेट करता है और वाटर मैजिक का उपयोग करने की तैयारी करता है। इस बीच रोशन देख रहा होता है कि पानी की रिंग्स उसके चेहरे के दोनों तरफ और एक उसके छाती के पास बनाई गई हैं, और अगर वो पूरी तरह से बन गई तो उनसे निपटना मुश्किल होगा। इस तरह रोशन जल्दी से उसका हमला डॉज करता है और ठीक उसके पीछे दिखाई देता है। वो उसके वाटर रिंग्स को भी नलीफाई करता है और सीधे उसके पेट पर पंच मारता है, जिसकी वजह से कार्लस्टन को खून खांसना पड़ता है और घुटने टेकने पड़ते हैं। रोशन उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपनी ताकत को काफ़ी कंट्रोल किया था, और वो हैम्पटन को हीलर बुलाने को कहता है। वो सोचता है कि शायद ऐसा हुआ कि मैजिक के ठीक से बनने से पहले रुकी हुई माना उसके अपने शरीर के अंदर ही एक्सप्लोड हो गई। हैम्पटन आकर कहता है कि क्या हुआ, और रोशन जल्दी से उसे हीलर लाने का आदेश देता है और वो तुरंत ऐसा करने के लिए दौड़ता है। लेकिन रोशन सोचता है कि उसने अपने भाई को थोड़ा ज्यादा ही पीट दिया। लेकिन उसके अलावा वो सोचता है कि उसने एक मजिशियन का सामना करने का सबसे कार्यक्षम तरीका खोज लिया है, और उसका पहला लक्ष्य 17 तक जिंदा रहना है, जिसका रास्ता उसे अब थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब अगले दिन एरा ये जानकर हैरान हो जाती है कि रोशन ने कार्लस्टन के साथ क्या किया। हालांकि उसे पहली बार में यकीन नहीं होता, मना करती है कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन हैम्पटन इसकी पुष्टि करता है कि ये कोई मायने नहीं रखता, और अगर उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो भी यकीन नहीं करता। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब उससे और ज़्यादा ईमानदारी से बात करना शुरू कर सकता है। एरा पूछती है कि क्या वो उसे बताने वाला है कि वो शैडो है। ये सुनकर हैम्पटन काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये राज होना चाहिए था। वो उसे बताती है कि रोशन के अलावा सबको पहले से ही पता है। हैम्पटन जवाब देता है कि उसे भी नहीं लगता कि वो कोई नॉर्मल मेड है, क्योंकि उसके कदम असामान्य रूप से हल्के हैं और उसकी हरकतें इनक्रेडिबली सीक्रेटिव हैं। एरा मुस्कुराती है और जवाब देती है, ये दूसरी चीज़ है जो रोशन के अलावा सबको पता है। हैम्पटन फिर एरा से पूछता है कि क्या वो अभी भी सोचती है कि रोशन ने कालसी है, लेकिन एरा उसे आगे बात करते रहने और अपने विचार व्यक्त करने को कहती है। हैम्पटन उसे जवाब देता है कि उसे लगता है कि अपने 10वें बर्थडे के आने के साथ वो आखिरकार अपनी चाल चलना शुरू कर रहा है। इस बीच हम रोशन को एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़े देखते हैं, और वो काफ़ी आकर्षक लगता है, और ये अपेरेंटली स्टारलाइट लाइब्रेरी है, जहां वो माना मैनिपुलेशन सीखेगा। इसकी विशालता को देखते हुए वो कमेंट करता है कि ये लाइब्रेरी से ज़्यादा एक शॉपिंग मॉल का साइज़ है, और वो एक्चुअली प्रभावित होता है कि रोशन कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आया था। अंदर जाते हुए वो किताबों की एक बहुत बड़ी मात्रा देखता है और सोचता है कि क्या ये लाइब्रेरी तीसरे फ्लोर तक इसी तरह जारी रहेगी। ठीक जब वो सोच रहा था कि यहाँ कितनी किताबें हैं, कोई जवाब देता है कि यहाँ 2 लाख किताबें हैं। रोशन चारों तरफ देखता है, सोचता है कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी, और हम एक महिला को